what is the meaning of physics, what is the meaning of science, and how can we observe different phenomena in science, और साइंटिस्ट कैसे उसको स्टडी करते हैं। तो हमने कुछ स्टेप पढ़े थे, और जो मेथड है जिससे साइंटिस्ट फिजिक्स को या फिजिकल फिनोमिना को स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में हमने देखा था कि पहले ऑब्जर्वेशन लीजिए, ऑब्जर्वेशन लेने के बाद फिर आप ऑब्जर्वेशंस को, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने देखी है अपने चारों तरफ, उनको लैब में जाके कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कीजिए, बिकॉज नेचर में जो चीजें हो रही हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है। रेनबो बन रहा है तो बन रहा है, अब आप उस रेनबो क्यों बन रहा है उसका रीजन स्टडी करना चाहते हैं तो लैब में जाकर उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट करिए, लाइक प्रिज्म, रिफ्लेक्शन, बहुत सारी फिनोमिना इन्वॉल्व होती है जब रेनबो बनता है, लाइट से रिलेटेड फिनोमिना। तो आप उनका एक्सपेरिमेंट करिए, फिर एक्सपेरिमेंट करके और ये जानिए कि व्हाट इज द क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस। क्वालिटेटिव मीन्स उसकी क्वालिटीज के बारे में, कौन कौन से कलर्स आपको दिख रहे हैं और क्यों रेड कलर ऊपर या नीचे दिख रहा है, डिफरेंट कलर क्यों उनकी स्ट्रिप एक जैसी नहीं है, व्हाटएवर, क्यों वो ऐसा स्ट्रेट नहीं बनता, स्फेरिकल बनता है, तो ये उसकी क्वालिटीज के बारे में आपको स्टडी करनी होगी। आफ्टर दैट यू हैव टू रिलेट द फिनोमिना ऑफ रेनबो विद सम क्वांटिटीज। क्वांटिटीज मीन्स आपको उससे रिलेट करना होगा कि लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी या एटमॉस्फेयर में अगर ह्यूमिडिटी होगी, रेनी सीजन में ही रेनबो बनता है, ऐसा हमेशा नहीं बनता। तो आपको क्वांटिटी से रिलेट करना होगा, कितना टेम्परेचर होना चाहिए और इतना ह्यूमिडिटी होना चाहिए, तब जाके रेनबो फॉर्म होता है। फिर आप एक फॉर्मूला बनाएंगे, मैथमेटिकल फॉर्मूला, और मैथमेटिकल फॉर्मूला के बाद आपके जो फॉर्मूला है अगर उसका वेरिफिकेशन होता है तो एक साइंटिफिक लॉ क्रिएट होगा। और उसके बाद हमने पढ़ा था कि फिजिक्स में बेसिकली दो स्कोप होते हैं, मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक। माइक्रोस्कोपिक में बड़े ऑब्जेक्ट्स पर स्टडी करते हैं, माइक्रोस्कोपिक में स्मॉल ऑब्जेक्ट्स लाइक फोटोन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, एटम, मॉलिक्यूल्स, इन पर स्टडी करते हैं। उसके बाद हमने देखा था ये बेसिक दो थ्रस्ट है, पहले देखा था बाद में देखा था तो पता नहीं, लेकिन बेसिक दो थ्रस्ट है, यूनिफिकेशन और रिडक्शनिज्म। फिजिक्स में दो चीजें हम करना चाहते हैं। यूनिफिकेशन का मीनिंग क्या है, हम बहुत सारी डिफरेंट डाइवर्स फिनोमिनास को हम फ्यू लॉज और फ्यू कॉन्सेप्ट से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। मतलब हम हर फिनोमिना के लिए अलग अलग रूल नहीं बनाना चाहते, हम बहुत सारे फिनोमिनास को एक सिंगल कॉन्सेप्ट और सिंगल फॉर्मूले से एक्सप्लेन करना चाहते हैं। दिस इज कॉल्ड यूनिफिकेशन, यूनिटी, सिंगल से एक्सप्लेन करना। रिडक्शनिज्म क्या होता है, अगर कोई बिग और कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है तो हम उसको पार्ट्स में रिड्यूस करके स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड रिडक्शनिज्म। आफ्टर दैट हमने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए थे, फंडामेंटल फोर्सेस इन नेचर और नेचर ऑफ फिजिकल लॉज। फंडामेंटल फोर्सेस दो टाइप्स के फोर्सेस होते हैं नेचर में, और बाकी के जो सारे फोर्सेस होते हैं, बाकी के जो सारे फोर्सेस हैं वो उन्हीं चार फोर्सेस की कैटेगरी में आते हैं। नंबर वन है ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। बाकी सारे फोर्सेस जैसे फ्रिक्शन का फोर्स, स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग को दबाते हैं तो उसमें एक फोर्स आ जाता है, तो वो सारे किस कैटेगरी में आते हैं, चार में से किसी कैटेगरी में होंगे। फोर्स ऑफ बायनेंसी लिक्विड में लगता है, विस्कस फोर्स, बहुत सारे फोर्स हैं, और सारे फोर्सेस को हम स्टडी करेंगे क्लास 11 में। तो इसके बाद हमने देखा था कि कंजर्वेशन क्या होता है। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी अगर टाइम के साथ चेंज नहीं होती, कांस्टेंट रहती है, तो हम बोलते हैं क्वांटिटी कंजर्व है। तो हमने कौन कौन से कंजर्वेशन लॉ पढ़े हैं, एनर्जी कंजर्व रहती है, द टोटल एनर्जी ऑफ दिस यूनिवर्स डज नॉट चेंज विद टाइम, इट रिमेन कांस्टेंट, कैन बी कन्वर्टेड वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, but the total energy is always remain constant of this universe. So energy neither be created nor destroyed. It can convert one form to another form. So we take different example like in petrol is the energy of petrol, that means chemical energy is converted into kinetic energy of the bike, or some part of this energy is converted into heat and sound also. तो ये सब डिस्कस करने के बाद
हमने कुछ छोटे मोटे क्वेश्चंस भी किए थे इस पे बेस्ड, है ना। एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपको याद होगा कि हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि एक इलेक्ट्रॉन को किसी ने नहीं देखा तो भूत को भी किसी ने नहीं देखा, है ना। सो अगर कोई पर्सन आपसे आर्ग्यूमेंट करता है कि भैया इलेक्ट्रॉन को नहीं देखा किसी ने, किसी साइंटिस्ट ने, और भूत को भी किसी ने नहीं देखा, तो क्या इलेक्ट्रॉन भूत एक जैसे हैं? तो हम उसको एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है भैया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट्स होते हैं। हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है जिनसे हम इलेक्ट्रॉन के इफेक्ट मतलब करंट को नाप सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को नाप सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता, बहुत पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता, लेकिन उसके इफेक्ट दिखते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है या ऐसी कोई फिनोमिना नहीं है जिससे हम घोस्ट के इफेक्ट को प्रूव कर सकें। सो हम ये बोलेंगे कि साइंस के अकॉर्डिंग घोस्ट का इफेक्ट प्रूव नहीं हो सकता, लेकिन इलेक्ट्रॉन का हो सकता है। तो आपको ये मान लेना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है और घोस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। दोनों दिखाई नहीं देते, लेकिन एक का इफेक्ट तो दिखता है। जैसे एयर हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन एयर के इफेक्ट्स तो दिखते हैं, हमें फील तो होता है कि एयर फ्लो हो रही है। सिमिलरली हमें इफेक्ट्स दिखते हैं, सो हम मानते हैं कि इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट करता है। आफ्टर दैट नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस चैप्टर 2। चैप्टर 2 में हम सीखेंगे कि किस तरह से मेजरमेंट्स करते हैं, और मेजरमेंट्स के बाद हम उनको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं क्वांटिटीज को। जैसे हमारे पास शुगर है, कितना शुगर है तो हम उसको मेजर कैसे करेंगे? हम उसको बैलेंस में रखते हैं और एक तरफ बांट रखते हैं, एक तरफ शुगर रखते हैं, और जब बैलेंस हो जाता है दोनों पेन, तो हम कहते हैं, फिर हम शुगर को देखते भी नहीं, फिर हम बांट को देखते हैं, हम ये बोलते हैं शुगर 1 kg। ठीक है, तो मेजरमेंट करते हैं। लेंथ का मेजरमेंट कैसे करते हैं? हमारे पास एक मीटर रॉड होता है, या हमारे पास स्केल है ज्योमेट्री बॉक्स, उससे हम लेंथ नाप लेते हैं और बोलते हैं भैया 10 सेंटीमीटर। तो मेजरमेंट करते हैं। तो मेजरमेंट हम लोग करते हैं ऐसा। अब मेजरमेंट करने के बाद शो कैसे करेंगे? मान लो हमने शुगर को मेजर कर लिया, शुगर हमने देख लिया, अब हम उसको अगर सिर्फ 1 लिखेंगे, 1, तो क्या 1 ग्राम, 1 क्विंटल, 1 टन, 1 kg, तो आपको साथ साथ न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ ये भी स्पेसिफाई करना होगा कि भैया इसकी यूनिट क्या है। तो इस चैप्टर में हम 2 चीजें पढ़ेंगे, हाउ कैन वी मेजर डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज एंड व्हाट इज द यूनिट ऑफ दैट क्वांटिटीज। सो हम इस चैप्टर में यूनिट्स और मेजरमेंट्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो उस वहां तक चलने से पहले सबसे पहले हम एक बेसिक टर्म डिस्कस करते हैं, दैट इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। हम ये टर्म को बार बार यूज कर रहे हैं, इसका मीनिंग समझ लेते हैं। व्हाट इज द फिजिकल क्वांटिटी? सो ए क्वांटिटी which can be measured, a quantity which can be measured. ऐसी क्वांटिटीज को आप नाप सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, उसको क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे फिजिकल क्वांटिटी। फिजिक्स के अकॉर्डिंग क्वांटिटी वो है जिसको आप मेजर कर सकते हैं, और जिसको मेजर नहीं कर सकते वो फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, उसको बोलेंगे नॉन फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने बोला टेबल का लेंथ, टेबल का लेंथ, टेबल को छोड़िए, लेंथ को पकड़िए। लेंथ क्या है? क्या फिजिकल क्वांटिटी है या नहीं? तो हमने बोला टेबल का लेंथ हम मेजर कर सकते हैं, एक फिजिकल क्वांटिटी है। टेबल का जो सरफेस एरिया है नाप सकते हैं। अगर हमारे पास कोई भी गिलास है तो उसका वॉल्यूम नाप सकते हैं, 1 लीटर पानी आएगा, उसमें आधा लीटर पानी आएगा। हम एक कार की स्पीड को नाप सकते हैं, 40 किलोमीटर पर आवर या 60 किलोमीटर पर आवर। तो जिसको भी हम नाप सकते हैं वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। फैन की स्पीड को हम मेजर कर सकते हैं, फैन कितनी स्पीड से रोटेट कर रहा है। हम इलेक्ट्रिक करंट को मेजर कर सकते हैं, हम पोटेंशियल डिफरेंस को नाप सकते हैं। जिसको भी आप नाप सकते हैं वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो हमने बोला a physical quantity is defined as the quantity which can be measured। जिसको आप नाप सकते हैं वो सब क्या है? फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी बच्चे ने पूछा सर ये हमारे पास पेन है, क्या ये फिजिकल क्वांटिटी है? तो हमने बोला पेन फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, इट इज एन ऑब्जेक्ट। ये क्या है? एक ऑब्जेक्ट है।
अब इस ऑब्जेक्ट की लेंथ नापना चाहते हो तो लेंथ फिजिकल क्वांटिटी है, इसका हाइट या इसका रेडियस नापना चाहते हो तो वो फिजिकल क्वांटिटी है जिसको नाप सकते हैं। अब हमने बोल दिया फैन, फैन का क्या, फैन का लेंथ, फैन का एरिया, स्पीड, क्या चीज, फैन, सिर्फ फैन बोलोगे तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, सिर्फ टेबल बोलोगे तो ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। टेबल का लेंथ, टेबल का एरिया, टेबल का हाइट फिजिकल क्वांटिटी है जिसको आप नाप सकते हैं। तो आपको स्पेसिफाई करना होगा कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं तो आप लेंथ की बात करेंगे तो फिजिकल क्वांटिटी है, लेकिन अगर आप सिर्फ बोलेंगे कि सर ये टेबल, तो टेबल क्या है, एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट है। ओके, तो आप ऐसा ही कुछ भी उठा के नहीं पूछेंगे कि बताओ सर ये पंखा, ये डस्टर, ये बोर्ड, कुछ भी पूछ सकते हैं, पर ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट्स। तो इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनको आप नाप सकते हैं, उनको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ओके, अब सब चीजों को नाप सकते हैं, क्या कोई ऐसी क्वांटिटी भी है जिसको हम नहीं नाप सकते? हमने बोला है, क्या है कि भैया हम दो दोस्त हैं और हमारे बीच कितनी दोस्ती है इसको नाप के बताइए, तो इसको हम नहीं नाप सकते। कोई इसके लिए ना तो यूनिट बना हुआ है, ना कोई उसके लिए इंस्ट्रूमेंट है कि हम दोनों में कितनी दुश्मनी है या कितनी दोस्ती है, या एक माँ अपने बच्चे को कितना प्यार करती है, वी कैन नॉट मेजर, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। सो जितने भी इमोशंस हैं, जितनी भी फीलिंग्स हैं, वी कैन नॉट मेजर, वो सब क्या है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। चलिए हम नॉन फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात ही नहीं करेंगे इस चैप्टर में, हम फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में बात करने वाले हैं। और फिजिकल क्वांटिटी भी दो टाइप्स की होती है, एक फंडामेंटल और बेस फिजिकल क्वांटिटीज और एक डिराइव्ड। जैसे कि नाम से स्पेसिफाई हो रहा है, फंडामेंटल मेन है और फंडामेंटल से जिनको डिराइव करते हैं, फंडामेंटल से जिनको बनाते हैं, उनको बोलते हैं डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। तो there are two types of physical quantity. Number one is fundamental, or you can say that base quantities and number two derived quantities. So what is the quantities? What is the fundamental or base quantities? A quantity which cannot be represented by others. A quantity which cannot be represented by other quantities. That is called fundamental or base. पहले हमें कुछ बेस तो बनाने पड़ेंगे, तो हमने पहले कुछ फंडामेंटल बनाए और फंडामेंटल बनाने के बाद हमने बोला कि बाकी जितनी भी चीजें हैं हम इनसे ही एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो अब हमने ये देखा ये एक लाइन है और ये दूसरी लाइन है, या ये एक रॉड है और दूसरा रॉड इसके पास में ऐसा खड़ा है। अब हम देखते हैं इन दोनों में किस चीज का डिफरेंस है। तो हमने देखा इन दोनों में लेंथ का डिफरेंस है, तो कितनी लेंथ, अब इन दोनों को स्पेसिफाई कैसे करेंगे, लेंथ को नाप के। तो हमने बोला कि भैया एक क्वांटिटी बना दो, क्या, लेंथ। तो हमने एक क्वांटिटी बना दी, क्या बना दी, लेंथ। अब हमारे पास एक फिजिकल क्वांटिटी आ गई, हम समझ गए कि दो ऑब्जेक्ट को जब डिफरेंशिएट करना है कि भैया इसमें और इसमें क्या अंतर है, तो हम क्या बोलेंगे, एक हमें समझ में आया, लेंथ। ठीक है, ये फर्स्ट क्वांटिटी हमने बना दी सपोज। फिर हमने देखा कि एक ये वाला पैकेट भारी है और ये वाला पैकेट हल्का है, तो फिर हमें समझ में आया कि ये दो चीजें अलग अलग हैं, क्या चीज का फर्क है इनमें। तो हमने बोला ये तो भारी है, ये हल्का है। तो हमने सोचा कि लेंथ से इनको अलग अलग कर सकते हैं क्या। हमने देखा पैकेट का लेंथ सेम है, पैकेट दोनों बराबर है, लेकिन एक हैवी है और एक, तो फिर हमारी मजबूरी होगी कि लेंथ से इसको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, तो हम एक और फिजिकल क्वांटिटी। देखिए फिजिक्स में जब हमारे पास रास्ता नहीं बचेगा, हम ट्राई क्या करते हैं, एक ही चीज से सबको एक्सप्लेन कर दें, लेकिन जब रास्ता ही नहीं बचता, उससे हम कर ही नहीं पा रहे, तो फिर हमें नई चीजें बनानी ही पड़ती। तो हमने पहले तो ये सोचा कि दोनों पैकेट्स को हम कहीं लेंथ से ही बता दें, लेकिन प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हो कि नहीं बता पाए, क्योंकि दोनों पैकेट्स का लेंथ सेम है, बस एक भारी है और एक हल्का।
तो फिर हमें नई क्वांटिटी बनानी पड़ी जो ये बताती है कि इसका वेट ज्यादा है और इसका वेट कम है, तो उसको हमने बोल दिया फिर मास। मास क्या बताता है? मास को अगर आप जी से मल्टीप्लाई करते हैं, मास को एम से रिप्रेजेंट करते हैं और अगर इसको जी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये वेट होता है किसी बॉडी का। ठीक है, तो मास हमें क्या इंडिकेशन देता है किसी बॉडी के वेट के बारे में। अब ये दो चीजें हमारी समझ में आ गई, हम इनसे बाकी चीजों को रिप्रेजेंट करने लग गए। फिर हमने देखा एक और क्वांटिटी है ऐसी कि भैया हमने एक बाइक चलाई और बाइक कुछ देर तक चलती रही। कितनी देर तक? अब कितनी देर तक के लिए हम अगर लेंथ नापने जाएंगे तो उससे काम चलेगा? मास से काम चलेगा नहीं। बाइक का मास नाप लो, उससे ही नहीं पता लग रहा कितनी देर तक बाइक चलेगी। तो हमारी मजबूरी हो गई एक और नई क्वांटिटी बनानी पड़ी, उसको हमने नाम दिया टाइम। कितनी देर तक बाइक चलेगी उसके लिए हमें क्या नापना पड़ेगा? टाइम नापना पड़ेगा घड़ी पे से। ओके, अब ये तीन हमने स्पेसिफाई कर दिया। अब हमने ये देखा कि एक चाय का कप रखा है और एक आइस का क्यूब रखा है। हमने एक को टच करके देखा, अरे ये तो गर्म है। दूसरे को टच करके देखा, अरे ठंडा है। तो कोई चीज गर्म है या ठंडा, इसको हम क्या लेंथ से बता सकते हैं? फिर मास से बता सकते हैं? हो सकता है दोनों का मास सेम हो, आइस के क्यूब का, और हम डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि ये दोनों कैसे अलग अलग है। क्या उसको टाइम से बता सकते हैं? तो फिर हमारी मजबूरी होगी भैया एक और क्वांटिटी बनाओ जो ये बताए कि कोई चीज कितनी गर्म है या कितनी ठंडी है। पता लगा हमने एक और नई चीज बनाई, टेम्परेचर। फिर हमने ये देखा कि इलेक्ट्रिक सर्किट्स में देखा कि जब हम कहीं पे बैटरी कनेक्ट करते हैं तो वहां पे एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है अगर सर्किट क्लोज्ड है तो हमने देखा करंट फ्लो होता है। अब करंट को हमने नापना है तो लेंथ को नापना है तो करंट नहीं नाप सकते, मास टाइम किसी को भी नापना है तो करंट को नहीं नाप सकते। तो करंट के लिए फिर हमें एक अलग से क्वांटिटी बनानी पड़ी, तो हमने उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इस तरह से 5 क्वांटिटीज बनती है। फिर हमने देखा कि भैया किसी सरफेस पे आके लाइट टकराती है। अब यहाँ पे लाइट अगर टकराती है, मान लो ये सोर्स ऑफ लाइट है, ये हमारे पास टॉर्च है और इस टॉर्च को हम यहाँ रखते हैं दीवार के पास। हम क्या देखते हैं? लाइट बहुत ज्यादा पावरफुल है, इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ब्राइट हो रहा है। अब इसको हम पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, पीछे ले जाते हैं, तो हम क्या देखते हैं? ये लाइट फैल रही दीवार पे, बड़ा पहले छोटा गोला बन रहा था जब टॉर्च यहाँ था, जैसे जैसे पीछे लेके जाएंगे तो गोला बड़ा बनेगा। मतलब टॉर्च की लाइट एक बड़े एरिया में फैल रही है, तो एक पर्टिकुलर एरिया को तो लाइट कम मिलेगी ना। तो पहले जितना ब्राइटनेस था क्या अभी भी उतना ब्राइटनेस रहेगा? नहीं। तो किसी लाइट का ब्राइटनेस कितना ज्यादा है या कितना कम है ये चेक करने के लिए भाई ये दो सरफेस है, इस पे लाइट बहुत ब्राइट है और इस पे लाइट बहुत डल है, तो कैसे पता लगाएंगे कि ब्राइट लाइट को क्या बोलेंगे और डल लाइट को क्या बोलेंगे? ठीक है, तो हमने सोचा मास से बता दें, इसको लेंथ से बता दें, टाइम से बता दें, पर किसी से नहीं एक्सप्लेन कर पाए। फिर हमें एक नई क्वांटिटी बनानी पड़ी जो क्या बताती है कि ये सरफेस पे लाइट की इंटेंसिटी कितनी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट ऑन ए पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, तो जब हम टॉर्च को पीछे लेके जा रहे हैं तो एक पर्टिकुलर एरिया में लाइट की इंटेंसिटी क्या होती जा रही है? डिक्रीज। तो इसके लिए भी हमने एक नया टर्म बनाया, दैट इज कॉल्ड ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट और इंटेंसिटी तो आप वर्ड समझते ही हैं। ओके, अब ये सब चीजें एक्सप्लेन कर दी। फिर हमने बोला भैया इस चौक के पास कितने मॉलिक्यूल्स हैं ये बताओ, इस चौक के पास नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं ये बताओ। अब ये हमने सोचा मास लेंथ इन सबसे सोचा, करंट ल्यूमिनस इंटेंसिटी पर हम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्या हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्री क्वांटिटीज एंड एनी ऑब्जेक्ट। एलिमेंट्री का मतलब सिंगल सिंगल, अगर हम इसमें काउंट करना चाहें, सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, सिंगल सिंगल एटम्स हो सकते हैं, कितने एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स। इस तरह से हम कोई भी एलिमेंट्री क्वांटिटीज को कैलकुलेट करना चाहें, इसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये सब्सटेंस किससे मिलकर बना है? पार्टिकल्स। पार्टिकल्स में मॉलिक्यूल हैं, एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है। तो अगर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता लगाना चाहते हैं, दो चीजें हैं देखिए, एक तो
तो है मास। मास क्या बताता है कि पूरी क्वांटिटी का मास या वेट कितना है, वो नहीं जानना चाहते हम। हम ये जानना चाहते हैं कि ये कितने नंबर ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनी है। मास से कोई लेना देना नहीं उसको, हम एक नंबर चाहते हैं कि भाई 100, 200, 500, 1000 जो भी है, ठीक है। तो उसके लिए हम एक और क्वांटिटी बनाते हैं जिसको बोलते हैं अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब इनकी यूनिट्स भी आप सब जानते हैं, लेंथ का यूनिट, हालांकि हम डिस्कस करेंगे, इसको लिखेंगे। लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर, मास का केजी, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन, और भी यूनिट्स होते हैं बट हम स्टैंडर्ड यूनिट्स बता रहे हैं। करंट का एम्पियर, न्यूक्लियस इंटेंसिटी का कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल, कितने मोल इसमें इलेक्ट्रॉन है एटम्स। तो ये बनाई गई फंडामेंटल क्वांटिटीज। बस बाकी दुनिया जहां की जितनी भी क्वांटिटी है, हमने सोचा कि भैया कोई गाड़ी कितनी तेज चल रही है, कितनी स्लो चल रही है, कैसे बताएंगे? हमने बोला स्पीड से। फिर हमने स्पीड को देखा, स्पीड का फॉर्मूला बनाया। स्पीड का फॉर्मूला क्या आया? स्पीड का फॉर्मूला आया डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब डिस्टेंस को तो हम पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं, लेंथ। टाइम को भी हम पहले स्पेसिफाई कर चुके हैं, तो क्या इसको भी एक नई फिजिकल क्वांटिटी बनानी चाहिए? नहीं। क्यों? क्योंकि तो इसको तो इनसे डिराइव कर सकते हैं। तो स्पीड क्या है? स्पीड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। और ये जो 7 है, ये क्या है? फंडामेंटल। क्या इनको किसी और से रिप्रेजेंट किया जा सकता है लेंथ को? नहीं। ऐसे थोड़ी कि लेंथ को हम स्पीड से रिप्रेजेंट कर देंगे, नो। लेंथ खुद में अपने आप में एक क्वांटिटी है। तो वो क्वांटिटी जिनको किसी और दूसरी क्वांटिटी से रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज। और जिनको किसी दूसरे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या जिनको फंडामेंटल से डिराइव कर सकते हैं, दे आर कॉल्ड डिराइव्ड क्वांटिटीज। इनके एग्जांपल्स तो ये है। इसका एग्जांपल है स्पीड, फोर्स। फोर्स को भी आप कर सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, है ना। फोर्स को आप अगर जोड़ते जाएंगे, फोर्स क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। अब मास को नहीं फंडामेंटल में है, एक्सेलरेशन नहीं है, तो एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब टाइम भी है ये, लेकिन वेलोसिटी नहीं है। वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट लेंथ। तो कहीं ना कहीं हम फोर्स को भी डिराइव कर सकते हैं इन 7 क्वांटिटी से। तो ये फंडामेंटल है और बेसिक्स है। अब एक और चीज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, यूनिट का। यूनिट स्टैंडर्ड है। एक स्टैंडर्ड है, जब किसी चीज को मेजर करते हैं तो हम उस स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। जैसे हमने एक स्टैंडर्ड लिया 1 kg, अब हमें कोई चीज नापनी है, अब हम उससे कंपेयर करते हैं, भैया ये 1 kg की 5 होना है, तो ये 5 kg होगी। ये 1 kg का आधा ही है, तो हाफ kg होगी। तो हम एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करते हैं। हमारे पास एक स्केल है, अगर कोई लेंथ इतनी है तो हम उसके स्केल से कंपेयर करेंगे और बताएंगे भैया ये स्केल की आती है। स्केल में 15 सेंटीमीटर है, तो ये 7.5 सेंटीमीटर है। तो हम किसी भी एक स्टैंडर्ड से कंपेयर करके ये बताते हैं कि ये क्वांटिटी कितनी है, अमाउंट बताते हैं। तो वो जो स्टैंडर्ड है 1 मीटर, 1 को छोड़ दीजिए, मीटर, केजी, केल्विन, ये सब क्या है? यूनिट। तो व्हाट इज यूनिट? यूनिट इज अ स्टैंडर्ड which used for the measurement of any physical quantity. And what is the method of measurement? Basically we use the comparison method. We compare a standard unit to a measured value. हम जब किसी चीज को मेजर करना चाहते हैं उसको किससे कंपेयर करते हैं? स्टैंडर्ड से। और वो स्टैंडर्ड से कितना गुना है उतना केजीज को बोल देते हैं। या 1 मीटर लेंगे और हमें दीवार को नापना चाहते हैं, तो हमने देखा वो 1 मीटर इस दीवार में 10 बार आता है, तो 1 मीटर से ये दीवार का लेंथ कितना टाइम्स है? 10 टाइम्स। तो हम बोलेंगे कितना मीटर है? 10 मीटर। सो ये हमारा बेसिक मेथड रहता है चीजों को मेजर करने का। अब हम एक चीज और डिस्कस करना चाहते हैं, सिस्टम ऑफ यूनिट्स। व्हाट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स? सिस्टम ऑफ यूनिट्स, अब बेसिक हमारे क्लियर होगा कि क्या फिजिकल क्वांटिटी होती है, क्या फंडामेंटल होता है, क्या डिराइव होता है। अब हमें बहुत ज्यादा सिस्टम ऑफ यूनिट्स। देखिए स्टार्टिंग में जब ये क्वांटिटीज डिराइव हुई तो हर कंट्री ने अपना अपना एक सिस्टम बनाया कि भैया हम तो है ना मास को नापेंगे ग्राम में,
नापेंगे सेकंड में। किसी ने बोला नहीं नहीं हम तो टाइम को मिनट में नापेंगे, सेकंड हमारे यहाँ है ही नहीं। किसी ने बोला कि हम लेंथ को नापेंगे मीटर में, कोई बोला सेंटीमीटर में, कोई बोला गज में, कोई बोला फुट में। तो हर कंट्री ने अपना अपना एक सिस्टम बनाया। तो मेनली पहले जो इनोवेशन हो रहे थे, डेवलपमेंट हो रहे थे, वो ब्रिटेन या इंग्लैंड और फ्रांस, ये दो कंट्रीज में ज्यादा। तो सबसे पहले फ्रांस ने अपना एक सिस्टम बनाया कि हम हमारे यहाँ जो ये क्वांटिटीज हैं, बेसिकली क्वांटिटीज का डेवलपमेंट हो रहा था लेंथ मास और टाइम। तो फ्रांस ने अपना एक सिस्टम बनाया और उन्होंने बोला उसको सीजीएस। क्या बोला? सीजीएस। सीजीएस में लेंथ को नापा गया और मास को नापा गया और टाइम को नापा। लेंथ को किसमें नापा? जैसे कि सी से पता लगा सेंटीमीटर में, इसमें नाप लिया गया सेंटीमीटर। मास को नापा गया ग्राम में, ग्राम। शॉर्ट में लिखना चाहे तो सीएम और जी। टाइम को नाप लिया गया सेकंड। फ्रांस ने बोला कि हम तो ऐसा नापेंगे, हमारी कंट्रीज या उसकी जो भी उसके कंट्रोल में थी, जो भी उसके एरिया में थी, वो सब कंट्रीज ने ऐसे लेंथ को सेंटीमीटर में नापना शुरू कर दिया, मास को ग्राम में, टाइम को सेकंड में मेजर करना स्टार्ट कर दिया। फिर इंग्लैंड ने बोला भैया हम भी अपना बनाएंगे और उन्होंने भी बनाया और उन्होंने बनाया एफपीएस। ये किसने बनाया? फ्रांस ने, फ्रांस। और ये किसने डेवलप किया? इंग्लैंड ले लो या ब्रिटेन ले लो, इंग्लैंड या ब्रिटेन। एफपीएस, एफपीएस, एफपीएस का मतलब क्या बोला कि हम लेंथ को किसमें नापेंगे? फुट में। मास को किसमें नापेंगे? पाउंड में। और टाइम को किसमें नापेंगे? सेकंड में। टाइम का इसमें भी सेकंड ही था, सेकंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट। लेकिन इन्होंने क्या बोला? लेंथ को किसमें नापेंगे? फुट में। और इसको पाउंड, ठीक है, पाउंड के लिए हम एलबी लिखते हैं। एलबी क्या है? ये एल और ये बी सिंबल, ठीक है। फुट के लिए स्मॉल एल, ये एफटी भी लिख देते हैं जैसा भी है, पर फुट पाउंड सेकंड। तो ब्रिटेन के लोगों ने बोला भैया हम जो लेंथ है उसको फुट में नापेंगे। उनको इजी लगा, भैया ये कितना पढ़ते हैं वो 1 फुट होंगे। वो जो ब्रेड खाते थे दिल्ली, तो जो ब्रेड खाते थे उसका वजन जो होता था वो 1 पाउंड। तो उन्होंने बोला कि ये 1 पाउंड है और इससे अगर कोई चीज ज्यादा है, इसका डबल है तो 2 पाउंड होगी, इसका ट्रिपल है 3 पाउंड होगी। कंपैरिजन मेथड से वो नाप लेते थे। और टाइम को सेकंड में नापा गया, टाइम को सेकंड में मेजर किया। अच्छा पाउंड, अब क्योंकि ब्रिटेन ने या इंग्लैंड ने हमारे ऊपर रूल किया था कई सालों तक, तो उनके जो सिस्टम है वो हमारे अंदर भी है अभी तक। तो अभी भी हम, हालांकि स्टैंडर्ड नहीं है ये, स्टैंडर्ड बाद में चेंज कर दिए गए, अभी भी हम लेंथ को फुट में नापते हैं आज भी, क्योंकि हमारे यहाँ वो रखे गए हैं, उन्होंने हमें सिखाया कि ऐसे नापना। अभी भी हम कई जगह मास को पाउंड में नापते हैं और टाइम को सेकंड में। कहाँ नापते हैं मास को? पाउंड में। तो हमने बोला सर बर्थडे होता है, केक लेने जाते हैं, हम उसको बोलते हैं भैया 1 पाउंड का केक दे या 2 पाउंड का केक दे। हम ये थोड़ी बताते हैं इतने किलो का दे। आज भी वो ब्रेड वाला जो सिस्टम है, केक वाला जो सिस्टम है, वो अभी भी किसमें चलता है? पाउंड। और बहुत सारे लोग WWE भी देखते हैं, उसमें भी जो रेसलर है उसका जो वेट है वो पाउंड में बताते है ना। 1 पाउंड ऑलमोस्ट कुछ 400 ग्राम के आसपास होता है। हम एक्जैक्टली लिखेंगे कितना होता है, बट 460 ग्राम कुछ होता है, आधा किलो से थोड़ा कम। तो आप जब केक लेने जाते हैं तो 2 पाउंड का केक लेंगे तो वो लगभग 900 ग्राम के आसपास होगा वेट उसका कर लेंगे तो बट हम उसको केजी या ग्राम में नापते नहीं, हम उसको किस में नापते हैं? पाउंड में। बिकॉज ये अभी स्टैंडर्ड नहीं है, स्टैंडर्ड के बाद हम लोग करेंगे आगे। अब फ्रांस ने ये सिस्टम डेवलप होने के बाद फिर अपना एक और सिस्टम बनाया। उन्होंने क्या देखा कि ये जो यूनिट्स हमने बनाई थी बहुत छोटी यूनिट्स, अगर हमें दीवार नापनी होगी तो ये तो कई 100 या कई 1000 सेंटीमीटर हो जाएगी, है ना, क्योंकि 1 मीटर में तो 100 सेंटीमीटर होता है, 10 मीटर होगी तो 1000 सेंटीमीटर होगी। तो कोई बड़ी, अगर यहाँ से और जयपुर से और अजमेर का डिस्टेंस नापना है तो लाखों सेंटीमीटर में हो जाएगा। तो एक ऐसी यूनिट बनाना चाहते थे जिससे छोटी चीजों को भी नापा जा सके
और बड़े को भी नापा जा सकता है। तो ये तो बहुत छोटा यूनिट हो गया था, तो इन्होंने इसको थोड़ा इम्प्रूव किया, और ये जो छोटे यूनिट्स हैं तो थोड़ा बड़ा बनाया। तो फ्रांस ने ये एक और सिस्टम डेवलप किया, इसको बोलते हैं हम MKS। M का मतलब मीटर, K का मतलब किलोग्राम, और ये तो सेकंड है, तो मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करता है, किलोग्राम को केजी से। और ये सिस्टम को आगे इंटरनेशनल सिस्टम में जगह मिली। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, हर जगह लेंथ को इसमें नापा जाना चाहिए मीटर में, मास को इसमें नापना चाहिए किलोग्राम में। तो जब भी हमारे न्यूमेरिकल्स भी आएंगे, तो अगर न्यूमेरिकल्स में कहीं पे दिया हुआ है किलोमीटर पर आवर, अगर आपको किसी कार की स्पीड दी हुई है किलोमीटर पर आवर, अब लेंथ किसमें नापना चाहिए, मीटर। यहाँ क्या दिया हुआ है, तो हमें इसको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, मीटर पर सेकंड। क्यों कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि भैया स्टैंडर्ड ये, ठीक है। तो डोमेस्टिक पर्पस के लिए हम और भी बहुत सारे यूनिट यूज करते हैं, वो डोमेस्टिक है। अगर स्टैंडर्ड की बात करेंगे तो ये स्टैंडर्ड डोमेस्टिक में करते हैं हम लोग। हम गज में भी नाप लेते हैं, हम इंच में भी नाप लेते हैं, हम बिलान में भी नाप लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। पहले जो मास है उसको रत्ती में भी नाप लेते हैं, तोले में भी नापते हैं, गोल्ड का जो मास होता है, गोल्ड का जो वेट होता है। तो बहुत सारी और भी यूनिट हैं। आप बोलो सर वो यहाँ तो है नहीं, यहाँ नहीं है। डोमेस्टिक में अलग अलग जगह अलग अलग यूनिट्स हैं। तो वो हमारी कौन सी यूनिट है, ट्रेडिशनल यूनिट्स, जो ट्रेडिशन से चली आ रही है हमारे